नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। पाकिस्तान हमेशा की तरह डिनाई करता है कि उनका इसमें कोई भी रोल था, लेकिन हमले के 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का ही एक आतंकी संगठन TRF इसकी जिम्मेवारी लेता है। एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट जो बहुत से पाकिस्तानी लोगों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन ये बात सच है और ये सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, इंटरनेशनल सोर्सेज भी अगर आप देखोगे यही चीज कह रहे हैं। रॉयटर्स में भी यही कहा गया है, अल जजीरा तक में यही कहा गया है। A separatist group which calls itself the Kashmir Resistance or the Resistance Front has claimed responsibility for the worst assault on civilians in the region in nearly 2 decades. हमले के कुछ दिन बाद ये जरूर है कि TRF अपनी बात से मुकर गया, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल एनालिस्ट का आज के दिन तक यही मानना है कि ये हमला इसी आतंकी संगठन ने कराया है। पैसिफिक फोरम एक हाईली क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका ना इंडिया से ना पाकिस्तान से कुछ लेना देना है। देखिए इनके प्रोफेसर और जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है। My research leaves little doubt that the attack was indeed carried out by the Islamist group that originally claimed organizational credit. The TRF denial reportedly came after the Pakistani security establishment pressured the LET-linked terrorist group to distance itself from the massive protests by Kashmiris that erupted across the land. यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने इस आतंकवादी संगठन पर प्रेशर डाला कि तुम अपनी जिम्मेवारी वापस ले लो, क्योंकि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस आतंकवादी हमले के खिलाफ। इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपैथी इंडियन विक्टिम्स के साथ है। हमारी इमेज के लिए ये अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री की इमेज के लिए। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि कैसे TRF ने एक पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी अपनाई इस हमले की जिम्मेवारी वापस लेकर। यहाँ ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे जिम्मेवारी वापस लेते वक्त ये TRF ग्रुप कहता है कि हमारे ऊपर तो एक्चुअली में एक साइबर अटैक हुआ था। वो जो पोस्ट डाला गया कि हम जिम्मेवारी लेते हैं इस आतंकी हमले की, वो हमने नहीं डाला, हैक कर दिया किसी ने हमारे अकाउंट। किसने हैक किया? अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हम सस्पेक्ट करते हैं इंडियन साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स। इसी समय के राउंड पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भी ये झूठ फैलाया जाता है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इंडिया, यानी कि इंडिया ने ये हमला खुद से करवाया था, ऐसा पाकिस्तानी मिलिट्री का कहना है। This is something orchestrated, you know. We suspect, very strongly suspect that this was a false flag operation. सबूत के तौर पर तोड़ मरोड़ के इंडियन न्यूज़ क्लिप्स दिखाई जाती हैं। ये चेक करना है, कर लो चेक, कर लो क्या करना है। लेकिन अब देखिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की 25 अप्रैल की ये स्टेटमेंट। The members of the Security Council express their deepest sympathy and condolences to the families of the victims and to the government of India and government of Nepal. They stress that those responsible for the नहीं करता है कि इंडिया ने ही खुद ये अटैक कराया है। 23 अप्रैल को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पेशल ब्रीफिंग में कहा जाता है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर आतंक का समर्थन करना बंद नहीं करता तब तक हम 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तान की करीब 80% खेती और 1/3 हाइड्रो पावर इंडस बेसिन के पानी पर डिपेंड है। अगर भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी को कम कर देता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये करने के लिए भारत को जरूरत होगी हैवी वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज की और डाइवर्जन कैनाल से। 9 साल पहले सितंबर 2016 में उरी अटैक हुआ था जहां हमारे 17 सोल्जर्स मारे गए। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पानी और खून इकट्ठे नहीं रह सकते। As the Prime Minister met with officials to discuss the Indus Water Treaty, his message, blood and water can't flow together. दिसंबर 2016 में भी यही बात चल रही थी कि भारत इन नदियों पर बड़े स्टोरेज फैसिलिटीज और कैनाल्स बनाएगा। इसके अलावा इंडिया फ्लड फ्लो का डेटा शेयर करना बंद कर सकता है। इस पर इंडस वाटर ट्रीटी के फॉर्मर पाकिस्तानी एडिशनल कमीशन ने कहा था कि भारत अभी 40% डेटा की शेयर करता है। कुछ और फैसले हैं जो अभी कुछ पिछले हफ्तों में लिए गए, जैसे कि अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करना। 2023-24 में यहाँ से करीब 3,800 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। Adani Wagah border has been closed for the
people. Here I am at the Adari-Goga border, and for the travelers it has been closed. इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान से सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स पर भी बैन लगा दिया है और इंडियन पोर्ट्स पर पाकिस्तानी जहाजों का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विथड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद से पाकिस्तान से जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया में उन सब पर 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। इसी वजह से पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इंडिया में आने वाले ऑलरेडी काफी कम हो चुके हैं पिछले कई सालों से। फॉर एग्जांपल अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के बीच में पाकिस्तान से जितना भी सामान इंडिया में इंपोर्ट किया गया उसकी कीमत सिर्फ $0.42 मिलियन थी, यानी कि सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन इसी समय के दौरान जो सामान इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया उसकी कीमत $447 मिलियन, यानी कि 3,810 करोड़ रुपए। इन नंबर्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया कितने बड़े ट्रेड सरप्लस में था पाकिस्तान के साथ। दोनों देशों के बीच हो रही ट्रेड से पाकिस्तान कमा रहा था सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए और इंडिया कमा रहा था इससे 1000 रुपए ज्यादा 3,800 करोड़ रुपए। अब इस न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन देखिए, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इन्होंने बताया है कि इंडियन कंपनीज हर साल पाकिस्तान को इनडायरेक्टली 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान भेज रही है, लेकिन इनडायरेक्टली दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे इनडायरेक्ट पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। आप यह सिचुएशन समझ रहे हो क्या हुई है? बड़ी बड़ी कंपनीज 80,000 करोड़ से ज्यादा का सामान इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भेज रही है, लेकिन अपने पंजाब के जो छोटे ट्रेडर्स उनकी 3,800 करोड़ रुपए की सेल खत्म करवा दी। कोई इसके पीछे का लॉजिक पूछेगा तो उसे 2 मिनट में देशद्रोही कह दिया जाएगा। इसलिए कई छोटे ट्रेडर्स ने कहा कि सरकार जो भी कर रही है करते रहे, हम हर फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है जो हर देशवासी को पूछनी चाहिए, क्या इस फैसले से हमारे देश को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? CII पंजाब के पूर्व चेयरमैन गुरबीर सिंह ने कहा है कि पहलगाम ट्रेजेडी के गुनहगारों को बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अटारी वाघा बॉर्डर पर ये ट्रेड एम्बार्गो समझ से बाहर है, ये तो पंजाब के लोगों पर पेनल्टी लगा दी गई है। खैर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान की 9 टेररिस्ट साइट्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की जाती है। बदले में पाकिस्तान डेलिबरेटली इंडिया के सिविलियन एरियाज पर अटैक करता है। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी। पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से पूंछ में कई सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं ड्रोन अटैक्स। करीब 300-400 ड्रोन से अटैक किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। लेह से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक 36 लोकेशंस पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। यहाँ इंडिया के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाता है, लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन ड्रोन्स को शूट डाउन करने में सक्सेसफुल है। DGMO ब्रीफिंग में टूटे फूटे ड्रोन्स का रैकेज दिखाया जाता है और वहां से हमें पता चलता है कि टर्की के YIHA और सोमवार ड्रोन्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइनीज ओरिजिन की PL-15 मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के इस एरियल अटैक को सिर्फ 23 मिनट के अंदर फॉइल कर दिया और इसके लिए हमने इस्तेमाल किए रशियन ओरिजिन S-400 प्राइम। ग्राउंड पर मौजूद एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो आने वाली मिसाइल से हमें बचाता है। इंडिया में इसे सुदर्शन चक्र करके भी रेफर किया जाता है। इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया बैरक 8 मिसाइल सिस्टम का, जिसे इजराइल और इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया है, और हमने इस्तेमाल किया आकाश का, जो इंडिया का होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसकी डेवलपमेंट हुई। ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1980s में शुरू हुआ था और फाइनली 2014 में जाकर आकाश को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया था और 2015 आगे। इससे हमें साइंस की अहमियत पता चलती है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी चाहे कितनी भी बंडलबाजी करें, वो पर्ची निकाल कर रक्षा मंत्री की मदद कर सकते हैं। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का दिमाग ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। प्रधान पास जो चेतना है आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। लेकिन एक्चुअली में हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो चीजें काम में आती है वो साइंस की मदद से बने ये डिफेंस सिस्टम्स हैं। अब जहां एक तरफ ये सिस्टम्स हमारे देश के डिफेंस के लिए, वहीं दूसरी तरफ आपके डिजिटल डिफेंस के लिए नॉट VPN जैसी VPN एप्स। नया केश की गोल्ड आयुर्वेदिक ऑयल। NordVPN में है
बड़ा कमाल का थ्रेड प्रोटेक्शन का सिस्टम। ये ना सिर्फ एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक कर सकता है, बल्कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते वक्त अगर आप गलती से किसी स्कैमिंग वेबसाइट पर चले जाते हो तो ये आपको फ्रॉड अलर्ट भी देता है। इसमें मैलवेयर स्कैनर भी है। NordVPN इसके अलावा अपने आप में एक VPN की ऐप है जो आपकी लोकेशन स्पूफ करने में आपकी मदद करती है, जिससे आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहती है। ये किसी भी देश में ब्लॉक वेबसाइट्स और लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, जैसे कि चाइना जैसे देशों में जहां पर कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स बैन हैं। लेकिन NordVPN के अंदर ये जो थ्रेड प्रोटेक्शन का फीचर है, ये इसके VPN फंक्शन से अलग है। अब VPN को ऑफ करके भी इनका थ्रेड प्रोटेक्शन ऑन रख सकते हो या दोनों को ऑन रख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड। NordVPN.com/truth इस URL पे जाइए, आपको इनके 2 साल के प्लान पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एडिशनल 4 महीने फ्री भी मिलेंगे। ये चीज कंप्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि NordVPN की यहाँ पर एक 30-day मनी बैक गारंटी भी है। इनके एक अकाउंट से आप अपने 10 अलग-अलग डिवाइसेस को सिक्योर रख सकते हो, ऊपर से की स्ट्रिक्ट नो लॉग्स की पॉलिसी भी है। ये आपके डेटा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। तो NordVPN.com/truth यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। आगे चले तो 8-9 मई के अराउंड श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट सुनाई देते हैं। कंधार, पुरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर, उधमपुर, इन इलाकों में बॉर्डर विलेजेस के पास फायरिंग की जाती है। फिरोजपुर में सिविलियन एरिया को भी टारगेट किया जाता है, जहां एक परिवार को सीवियर इंजरीज होती है, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है। पाकिस्तान यहां एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया की तरफ से काउंटर स्ट्राइक किया जाएगा, फिर भी उन्होंने अपनी एक सिविलियन फ्लाइट को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास फ्लाई कर दी। इस हवाई जहाज में मौजूद बैठे अनजान सिविलियन पैसेंजर्स को एरियल शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके रिस्पांस में इंडिया ने 4 आर्म ड्रोन्स लॉन्च किए और इनमें से एक ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के पसूर और सियालकोट एविएशन बेस पर रेडार साइट्स को काफी भारी डैमेज। रहीम यार खान एयरबेस पर एक रनवे को नॉन ऑपरेशन कर दिया जाता है जब इस पर एक बम गिरता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कंफर्म किया गया। यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि एग्जैक्टली कितना डैमेज कहां पर हुआ है। इंडिया की प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, बुलारी एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस पर एक्सटेंसिव डैमेज किया। यहाँ ये भी कहा गया है कि दोनों तरफ के मीडिया चैनल्स ने खबरों को एग्जैजरेट करके दिखाया, बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, लेकिन एक्चुअली में जो डैमेज हुआ है दोनों साइड्स पर वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कहा गया है। सोशल मीडिया पर तो अफवाहें इतनी ज्यादा फैली थी कि ये भी कहा गया कि इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को बम गिरा दिया है और रेडिएशन लीक हो रहा है। लेकिन थैंकफुली ये खबर झूठी थी, क्योंकि ऐसा अगर सही में होता तो इसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को होता बल्कि इंडियन लोगों को भी होता, क्योंकि रेडिएशन बॉर्डर्स देखकर ट्रैवल नहीं करता। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सीधे शब्दों में कहा है कि यहाँ पर कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। यहाँ पर राफेल जेट्स के गिरने की भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। पाकिस्तान की साइड ने क्लेम किया है कि 5 से ज्यादा इंडियन जेट्स को शूट डाउन कर दिया गया और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नंबर बताने से मना कर दिया, ये कहकर कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. सवाल ये उठता है कि सच क्या है यहाँ। फ्रांस 24 और BBC ने इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश की और सच ये है कि ये नंबर भी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। असलियत में यहाँ पर maybe 1 jet was shot down। एक रॉयटर्स का आर्टिकल है 9 मई का, जहाँ पर एक US ऑफिशियल के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 इंडियन फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया। तो इसका एक्चुअल नंबर 0 से 2 के बीच
कुछ हो सकता है। हमारे देश की रक्षा करते हुए जो इंडियन सोल्जर्स यहाँ शहीद हुए उन्हें मैं सलाम करना चाहूँ। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, IAF सर्जन सुरेंद्र मोगा, BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, BSF कांस्टेबल दीपक चिंगा, अग्निवीर जवान मुरली नायक, हवलदार सूरज सिंह यादव, एयरमैन कमल कपूर, लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा, जवान सचिन यादव राज वंजले और जवान अमित सांगा। इंडिया के द्वारा की गई स्ट्राइक्स में कई सारे आतंकी मारे गए हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अनुसार 5 हाई प्रोफाइल नाम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि आतंकियों के फ्यूनरल में बहुत लोग शामिल हैं। जनरल फैजिया हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरदार, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, डॉक्टर उस्मान अनवर 2023 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके, और मलिक अहमद बैग जो पाकिस्तान के पंजाब की असेंबली के मेंबर, Recording stopped. कम्युनिकेशन एंड वर्क्स। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कानूनी मंत्री और पुलिस के IG खुद आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल। सामने जो प्रेयर्स पढ़ रहा है वो है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। कई न्यूज पोर्टल्स पे इसका नाम अब्दुल रऊफ लिखा गया था, जिसकी वजह से पिछले वीडियो में कंफ्यूजन हो गया और एक गलती हुई। यहाँ मैं बात क्लियर करना चाहूंगा कि अब्दुल रऊफ अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर और साथ ही में मसूद अजहर का भाई, लेकिन ये हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा का आतंकी, दोनों ही यहाँ पर आतंकवादी। लेकिन ऐसी गलती जब भी होती है मुझसे एक करेक्शंस की फाइल है जो आपको हर वीडियो के नीचे लिंक पे मिल जाएगी। आप कभी भी जाकर इस PDF फाइल को देख सकते हैं, जिसमें पिछले 2 साल के हर वीडियो में हर एक गलती का रिकॉर्ड ट्रैक किया गया। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको किस लेवल का स्टैंडर्ड यहाँ फॉलो किया जाता है इस यूट्यूब चैनल। जब इंडिया की तरफ से फोटो दिखाया गया तो पाकिस्तान ने बेशर्मी के साथ कहा कि ये तो एक रिलीजियस फिगर है, एक कॉमन फैमिली मैन। अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए उसका नेशनल ID कार्ड भी दिखाया, लेकिन इस ID कार्ड पर जो डिटेल्स, CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ वो अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सैंक्शंस लिस्ट में एक रिकॉर्ड से मैच करता है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की 24 नवंबर 2010 की प्रेस रिलीज देखी। ट्रेजरी ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के फाइनेंशियल नेटवर्क को टारगेट किया। इसमें बताया है कि हाफिज अब्दुल रऊफ FIF यानी फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का हेड है, जो कि मिड 2009 से लश्कर तैयबा का ही नाम है। ये नाम इसका बदला गया फंड रेजिंग के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए। LET और FIF दोनों ही US और यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज। इनफैक्ट फरवरी 2019 में खुद पाकिस्तान ने जमात उद दवा के साथ फलाह-ए-इंसानियत को भी बैन किया। तो पाकिस्तानी सियासत और कितना झूठ बोले। Imagine this, a Christian woman standing all alone in front of a crowd, facing one of the most aggressive Muslim apologists in the world, Dr. Zakir Naik. He questions her, he mocks her, he laughs at her, and he tries to intimidate her. His whole tactic is the same rehearsed rhetoric Muslims are trained to use. Show me one Bible verse where Jesus claims to be God. But here's the powerful part. She refuses to be silenced. With boldness and freedom, she quotes the word of God and stands firm for the truth of Christ. And I'm not stopping there. After this clip, I will bring in one of the leading Christian apologists, David Wood, who will expose how weak this argument really is and show you how to refute it with ease. Then I want to open up the Bible with you and carefully unpack what this woman said. Together, we will see clear and undeniable evidence that Jesus is God. Can I have your name and your profession and your question? Alright, so my name is Rose and I work with Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You say, you talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. The second question, maybe you can elaborate on which religion is God. Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior,
introduced many of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. There's a lot of controversy. The other question is, Sister, please for one question. I already have a good question. After answering others, okay, one question. The sister asked two questions, and I believe the sister is a Christian. She said that I said Jesus was a religious leader. I never said that. I never ever said Jesus was a religious leader. I said he was a messenger of God. There's a world of a difference between messenger of God and religious leader. A messenger of God is far superior. We have many religious leaders in the world. Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God. And you said in your question that he is your Lord and your Savior. Well, let me tell you, sister. Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was one of the mightiest messengers of Almighty God. We believe that he was a Messiah, which is transcendent Christ. We believe that he was born miraculously from salvation. The Muslims and the Christians, they are good together. But we ask, the party of faith. The party of faith is that most of the Christians believe, including yourself, that we come to a question that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. And most of the Christians believe that Jesus Christ, peace be upon him, is God. Let me remind you, sister, I'm in the spirit of comparative religion. I've read the Bible. There is not